हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बायोट-सैवर्ट्स लॉ डिस्कस किया था और उसकी एक एप्लीकेशन हमने डिस्कस की थी, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो बेटा हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट किया था बाय यूजिंग बायोट-सैवर्ट्स लॉ। तो बेटा आज हम उसी स्ट्रेट वायर के अराउंड अलग अलग कंडीशंस में मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ। तो बेटा एज वी नो बायोट-सैवर्ट्स लॉ is for small current length element, that is dB equal to Ki dl sin theta upon r square। तो बेटा ये है मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर, अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर। तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ में हमें किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो हमें स्मॉल करंट लेंथ एलिमेंट को एज्यूम करना है और हमें बायोट-सैवर्ट्स लॉ से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, दैट इज KI/dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो बेटा वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं हम इसकी? वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा, KI/dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। और बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की SI यूनिट आपको मालूम होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी बेटा SI यूनिट आपको क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। SI यूनिट इसकी होगी टेस्ला और CGS यूनिट इसकी होगी गॉस। सो 1 टेस्ला इक्वल टू 10 पावर 4 गॉस। नाउ 1 गॉस इज इक्वल टू 10 पावर -4 टेस्ला। तो बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की SI यूनिट है और CGS यूनिट है। तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बायोट-सैवर्ट्स लॉ को यूज़ करके हमने स्ट्रेट वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था और हमें क्या मिला था रिजल्ट। अगर कोई भी स्ट्रेट वायर है उसमें करंट I फ्लो कर रहा है और ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो बेटा इसके अराउंड हमने P पॉइंट एज्यूम किया था और P पॉइंट पे हमारा आंसर क्या आया था, B इक्वल टू KI अपॉन A आपका ये डिस्टेंस है इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2 ब्रैकेट क्लोज। बेटा φ1 यहाँ से आएगा, टॉप मोस्ट एंड से φ1 आएगा, लोअर मोस्ट एंड से आपका φ2 आ जाएगा, दैट इज φ2 एंड दैट इज φ1। तो ये हमें एक्सप्रेशन मिला था, B इज इक्वल टू KI अपॉन A साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब बेटा डायरेक्शन कैसे निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड की, चेक करते हैं। करंट देखो कहाँ जा रहा है, करंट अगर प्लस J कैप के अलोंग जा रहा है और आप डिस्टेंस चेक करो, डिस्टेंस कहाँ जा रहा है। तो आपको अगर डिस्टेंस मालूम है कि डिस्टेंस आपका प्लस I कैप के अलोंग जा रहा है, डिस्टेंस अगर आपका इस टाइप से जा रहा है दैट इज प्लस I कैप, तो बेटा B वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकलेगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसे निकलेगी, बाय यूजिंग क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट। बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वी कैन फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आपके लिए करंट
प्लस जे कैप के अलोंग है और आर डिस्टेंस आपका आई कैप के अलोंग है, तो बेटा उस केस में हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन वेक्टर रूल से फाइंड आउट करेंगे। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट रूल हमारे पास है आई डी एल क्रॉस आर। इसका मीनिंग, आई डी एल का मीनिंग क्या है, जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वही सेम डायरेक्शन आई डी एल की होगी, दैट इज जे कैप। नाउ डायरेक्शन ऑफ आर दैट इज प्लस आई कैप, तो जे क्रॉस आई बोलो बेटा क्या होगा, इट इज माइनस के कैप। तो बेटा यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी दैट इज माइनस के कैप डायरेक्शन कैरी करेगी, और माइनस के कैप के लिए हमारे पास क्रॉस साइन है। तो बेटा क्रॉस साइन इज फॉर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड डॉट साइन इज फॉर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। तो ये आपको नोट करना है, क्रॉस साइन किसके लिए होता है, फॉर माइनस के कैप, और डॉट साइन किसके लिए होता है, प्लस के कैप। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी प्लेन ऑफ बोर्ड या प्लेन ऑफ पेपर के अंदर आएंगी तो हम क्रॉस साइन लाएंगे, और जब भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बोर्ड के प्लेन से या पेपर के प्लेन से बाहर जाएंगी, आउटवर्ड जाएंगी, तो वहाँ हम डॉट साइन लगाएंगे फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। तो यहाँ चेक करो, यहाँ अगर मैं वेक्टर साइन लगाता हूँ, यहाँ अगर मैं बी के ऊपर एरो लगाऊंगा तो बेटा राइट हैंड साइड में मुझे क्या लगाना पड़ेगा, दैट इज माइनस के कैप, दैट इज माइनस के कैप। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हो और किस पॉइंट पे आपको इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, और आपका करंट किस डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है और डिस्टेंस किस डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। देन आफ्टर यू कैन using cross product of two vectors for finding the direction of magnetic field intensity। तो बेटा अब हम कुछ इसी कॉन्सेप्ट के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है बेटा, अभी चेक करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है। नंबर 1 इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास, नंबर 1 इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट इज direction of magnetic field। तो बेटा अगर मेरे पास इस टाइप से कोई हॉरिजॉन्टल वायर है, उसमें करंट अगर I है और मेरे पास P पॉइंट वायर से ऊपर है और ये डिस्टेंस R है टेकन फ्रॉम द वायर, और ये आपका स्मॉल करंट लेंथ एलिमेंट है, तो बेटा यहाँ पर आप राइट हैंड पाम रूल लगा के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। तो बेटा क्या रूल है ये राइट हैंड पाम रूल। तो सबसे पहले राइट हैंड को यहाँ पर फिक्स करो। नाउ स्ट्रेच फिंगर्स ऑफ राइट हैंड along IDL, stretch fingers of right hand along IDL. Now fold your fingers, rotate your fingers, then see that your fingers must be along second vector that is R। तो बेटा फर्स्ट वेक्टर आपका IDL है, तो इनिशियली आपकी फिंगर किसके अलोंग आएंगी, IDL के अलोंग आएंगी, और रोटेट होने के बाद आपकी फिंगर किसके अलोंग आनी चाहिए, अलोंग सेकंड वेक्टर। अब चेक करो बेटा, हम आइडियल को फर्स्ट वेक्टर लेंगे और आर को सेकंड वेक्टर लेंगे, तो इनिशियल आपकी स्ट्रेच फिंगर्स आइडियल के अलोंग होंगी और रोटेट होने के बाद आपकी फिंगर्स आर के अलोंग आ जाएंगी। अब चेक करो आपकी फिंगर्स कैसे रोटेट हो रही हैं, इनकी रोटेशन कैसे है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। बेटा इनकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, चेक कर सकते हो, ये रोटेशन आपकी एंटी क्लॉकवाइज है, ये रोटेशन आपकी एंटी क्लॉकवाइज है। अब यहाँ पर रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज है क्रॉस प्रोडक्ट की, तो बेटा यहाँ पर आइडियल क्रॉस आर अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से मल्टीप्लाई है, अगर आइडियल और आर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से
क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर चेक करो थंब की डायरेक्शन कैसी है। थंब आपका वर्टिकली आउटवर्ड है, तो यहाँ पर थंब क्या इंडिकेट कर रहा है, थंब इज फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इज फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि राइट हैंड पाम रूल में, राइट हैंड पाम रूल में फिंगर्स रोटेशन आपको क्या बताएंगी, फिंगर्स रोटेशन आपको बताएंगी आइडियल क्रॉस आर, कि दो वेक्टर आपके क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फर्स्ट वेक्टर क्या आपका आइडियल है और सेकंड वेक्टर क्या आपका आर है। नाउ थंब विल इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बेटा ये आपको बिल्कुल माइंड में रखना है कि जो थंब है, थंब आपके लिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को लेके आएगा और फिंगर्स की रोटेशन हमें ये बताएगी कि हम आइडियल क्रॉस आर कर रहे हैं या फिर हम आर क्रॉस आइडियल कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिंगर्स की रोटेशन हमें ये बता रही है कि हम आइडियल को आर से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। आइडियल आपका आर से मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन आपकी किस रोटेशन को फॉलो कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को फॉलो कर रही है। तो बेटा फिंगर्स की रोटेशन आइडियल क्रॉस आर और थंब विल इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब बेटा यहाँ पर आप अगर लगाओगे वेक्टर रूल तो उससे बेटा सेम आंसर आएगा। अब चेक करो यहाँ पर आपका थंब कैसा आ रहा है, वर्टिकली आउटवर्ड आ रहा है, तो बेटा यहाँ पर जो डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड की वो आपकी के कैप आएगी। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए हम डॉट साइन यूज करेंगे कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वर्टिकली आउटवर्ड आएगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वर्टिकली आउटवर्ड आएगी और यहाँ पर हम डायरेक्शन को किस टाइप से शो करेंगे, डी बी इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर दैट इज के कैप। तो ये आपके सामने है रिजल्ट कि हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास टू बेसिक रूल हैं, बाय यूजिंग वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट रूल और बाय यूजिंग राइट हैंड पाम रूल वी कैन फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड straight current carrying conductor, around straight current carrying conductor. Now second important point क्या है हमारे लिए, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा कि अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट आपका बिल्कुल वायर के सामने आ जाएगा, अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट बिल्कुल वायर के सामने आ जाएगा, ये आपका स्मॉल करंट लेंथ एलिमेंट है, ये करंट I है, ये स्ट्रेट कंडक्टर है। तो अगर P पॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट कंडक्टर के सामने आ जाएगा तो चेक करो बेटा वेक्टर R में और आइडियल में कितना एंगल बनेगा, दैट इज 0 डिग्री। तो अगर हम बायोट सेवर्ट्स लॉ लगाएंगे तो क्या आंसर आएगा, के आई डी एल साइन 0 डिग्री अपॉन आर स्क्वेयर, नाउ डी बी इक्वल टू 0। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 0 कब आएगा, जब वेक्टर R में और आइडियल के बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो आप चेक कर सकते हो वेक्टर R और आइडियल में एंगल अगर 0 डिग्री होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। नाउ पॉइंट नंबर 3, अगर बेटा मेरे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसके अंदर हमें लेंथ इनफाइनाइट गिवन है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की लेंथ इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मीनिंग इसका ये वाला एंड कहाँ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी पे, और ये वाला एंड कहाँ से आएगा, माइनस इन्फिनिटी से। तो बेटा अब अगर हम इनफाइनाइट लेंथ
कैरी करेंगे स्ट्रेट कंडक्टर में, अगर हम इनफाइनाइट लेंथ कैरी करेंगे स्ट्रेट कंडक्टर में, तो बेटा जो इसके दोनों एंड होंगे वो दोनों एंड आपके प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे होंगे, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे होंगे। तो अगर हम P पॉइंट से एक थ्रेड को लेके चलें, अगर हम P पॉइंट से एक थ्रेड को लेके चलें, थ्रेड का एक एंड आपका P पॉइंट पे फिक्स हो चुका है और दूसरा एंड आपका प्लस इन्फिनिटी पे जाएगा, तो बेटा ये थ्रेड आपका P पॉइंट से बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगा और ये P पॉइंट पे बोलो बेटा नियरली कितना एंगल बनाएगा, ये P पॉइंट पे नियरली 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो इसी टाइप से अगर हम P पॉइंट से थ्रेड को लेके चलेंगे कहाँ पर, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो बेटा ये प्रोसेस भी आपका P पॉइंट पे एंगल नियरली 90 डिग्री बनाएगा। तो बेटा इसका मीनिंग ये है कि प्लस इन्फिनिटी का एंगल ऑफ एलिवेशन P पॉइंट पे क्या होगा, 90 डिग्री। इसी टाइप से माइनस इन्फिनिटी का एंगल ऑफ एलिवेशन P पॉइंट पे बोलो बेटा क्या आएगा, दैट इज 90 डिग्री। तो बेटा P पॉइंट पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे हमें दोनों एंड का जो एंगल मिलेगा वो 90 डिग्री मिलेगा। तो आप चेक कर सकते हो कि यहाँ से आपने थ्रेड को फिक्स किया और फिर थ्रेड का दूसरा एंड आप कहाँ लेके, प्लस इन्फिनिटी पे। तो अगर आप वहां तक थ्रेड को लेके जाओगे, थ्रेड आपका बिल्कुल यहाँ पर P पॉइंट पे परपेंडिकुलर हो जाएगा और यहाँ पर एंगल 90 डिग्री बनेगा। इसका मीनिंग प्लस इन्फिनिटी का जो प्रोजेक्शन आएगा P पॉइंट पे वो एंगल कितना बनाएगा, वो एंगल 90 डिग्री बनाएगा। तो प्लस इन्फिनिटी का एंगल ऑफ एलिवेशन 90 डिग्री, इसी टाइप से माइनस इन्फिनिटी का एंगल ऑफ एलिवेशन 90 डिग्री। तो बेटा इस टाइप से हमने यहाँ पर दोनों एंड के एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट कर लिए। तो अब हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला लगाएंगे, दैट इज KI/A sin 90 plus sin 90। नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट बिकम्स 2KI/A, 2KI/A। ये डिस्टेंस बेटा आपका A है, दैट इज A। तो अब आपको क्लियरली मालूम चल चुका है कि अगर इनफाइनाइट लेंथ वायर कैरी करेगी तो उस केस में ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे B का आंसर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का आंसर 2KI/A होगा, दैट इज 2KI/A। K बेटा कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है और K की वैल्यू होगी μ0/4π और इट इज 10⁻⁻7 बिकॉज μ0 की वैल्यू होगी 4π × 10⁻⁻7/4π, 4π से 4π कैंसल। तो बेटा μ0 का मीनिंग मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इस टाइप से हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3 डिस्कस किया। अब पॉइंट नंबर 4 पे आएंगे बेटा हम। नाउ पॉइंट नंबर 4 हमें क्या बताएगा, अभी चेक करते हैं। पॉइंट नंबर 4 हमें क्या बताएगा बेटा, अभी चेक कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम नो इश्यू। पॉइंट नंबर 4 में हमारे पास एक लॉन्ग वायर है जिसका लोअर मोस्ट एंड कहाँ से आ रहा है बेटा, माइनस इन्फिनिटी से। जिसका लोअर मोस्ट एंड कहाँ से आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से। और अब हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट वायर का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है बिल्कुल उसके पास में है। तो आप चेक करो, हमारे पास एक वायर है, ये लॉन्ग वायर है, इसका एक एंड, इसका इनिशियल एंड कहाँ से आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है, इसमें करंट I है। तो अब अगर हम P पॉइंट से एक थ्रेड को लेके चलेंगे, थ्रेड का एक एंड हमने P पे फिक्स कर दिया, दूसरा एंड हम कहाँ लेके जा रहे हैं, लोअर मोस्ट एंड की तरफ। तो बेटा चेक करो, लोअर मोस्ट एंड की तरफ जब ये जाएगा तो P पॉइंट पे बोलो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, दैट इज 90 डिग्री। आप चेक कर सकते हो कि हमने थ्रेड को P पॉइंट से स्ट्रेच करना स्टार्ट किया,
हमने थ्रेड का एक एंड पी पॉइंट पे सेट कर दिया, पी पॉइंट पे फिक्स कर दिया। फिर थ्रेड के दूसरे एंड को हमें कहाँ फिक्स करना है, माइनस इन्फिनिटी पे। तो अगर हम माइनस इन्फिनिटी पे जाएंगे तो हमारा थ्रेड यहाँ पी पॉइंट पे बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगा और यहाँ पर एंगल क्या बनाएगा, दैट इज 90 डिग्री। तो बेटा आप चेक करो, माइनस इन्फिनिटी का यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है 90 डिग्री। अब पी पॉइंट आपका वायर के दूसरे एंड के बिल्कुल एडजेसेंट है। आप चेक कर सकते हो, पी पॉइंट आपका वायर के दूसरे एंड के बिल्कुल एडजेसेंट है। तो यहाँ पर इस एंड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा वो 0 डिग्री आएगा, इट मीन्स बेटा यहाँ पर φ1 आपका 0 डिग्री हो चुका है और φ2 आपका 90 डिग्री हो चुका है। सो दिस इज φ2 एंड दिस इज φ1। तो बेटा अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या आंसर आएगा, दैट इज KI/A साइन 0 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। तो बेटा B इज इक्वल टू KI/A। तो ये था बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4। तो जब भी बेटा किसी लॉन्ग वायर के एक एंड के पास में आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट को लोगे तो बेटा उस एंड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा पी पॉइंट पे वो 0 डिग्री हो जाएगा, और अगर दूसरा एंड आपका इन्फिनिटी पे है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस टाइप से हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट फॉर डिस्कशन इज, अगर हमारे पास वायर फाइनाइट लेंथ की है, इसकी टोटल लेंथ कैपिटल L है, और अगर हम P पॉइंट बिल्कुल इसके राइट बाइसेक्टर पे लेंगे बेटा तो ये डिस्टेंस आपका A है। तो यहाँ से ये बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन φ1 और यहाँ से ये बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन φ2। ये लेंथ आपकी L/2 हो जाएगी और ये भी लेंथ आपकी L/2 हो जाएगी। ये हाइपोटेन्यूज आपका बनेगा L/2 का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये एंगल 90 हो जाएगा। तो बेटा आप चेक करो, यहाँ पर साइन φ1 बोलो क्या होगा, साइन φ1 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज L/2 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसी टाइप से बताओ साइन φ2 क्या होगा, L/2 अपॉन अंडर रूट L/2 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहाँ पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम आंसर निकालेंगे P पॉइंट पे तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या लगाएंगे फार्मूला, बाय यूजिंग बायोट-सैवर्ट्स लॉ, KI/A इन ब्रैकेट साइन φ1 प्लस साइन φ2। आप चेक करो, अब दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, इट मीन्स φ1 इक्वल टू φ2 इक्वल टू φ। दोनों वैल्यू सेम है बेटा, बिल्कुल दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है। तो φ2 और φ1 दोनों इक्वल हैं। तो B इक्वल टू KI/A 2 साइन φ1। नाउ B इक्वल टू KI/A 2 इंटू L/2 अपॉन अंडर रूट L/2 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सो दिस इज आवर result of magnetic field intensity around finite length current carrying wire, and P point is taken at right bisector of finite length conductor। तो बेटा हमने P पॉइंट को कहाँ लिया, वायर के बिल्कुल राइट बाइसेक्टर लाइन पे लिया है। इट मीन्स हमने P पॉइंट वायर के इक्वेटोरियल लाइन पे लिया है। तो ये P पॉइंट आपका इक्वेटोरियल लाइन पे होगा और P पॉइंट पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड का बेटा ये आंसर आएगा। सो दीज आर बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो बेटा अब हम आएंगे नंबर 2 एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप।
नाउ एप्लीकेशन नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टिंग लूप। तो ये आपको नोट करना है कि मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टिंग लूप में हमारा मैग्नेटिक फील्ड का क्या आंसर आएगा। तो अभी चेक करते हैं बेटा क्या आंसर आएगा, अभी चेक कर लेते हैं क्या आंसर आएगा। सबसे पहले हमें एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टिंग लूप एज्यूम करना है। इसमें करंट I फ्लो कर रहा है। तो बेटा चेक करो करंट की डायरेक्शन कैसी है, करंट यहाँ पर कैसे मूव कर रहा है। करंट आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है और करंट की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज इन कंडक्टिंग सर्कुलर लूप। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम यहाँ पर आइडियल को मेंशन करेंगे। अब चेक करो जो डायरेक्शन आपकी करंट की होगी वही सेम डायरेक्शन आइडियल की होगी, वही सेम डायरेक्शन बेटा आइडियल की होगी। अब हम यहाँ से डिस्टेंस r लेंगे, अब हम यहाँ से डिस्टेंस r लेंगे और अब चेक करो आइडियल में और r में इन दोनों के बीच में कितना एंगल है। आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर आइडियल और वेक्टर r के बीच में कितना एंगल बनेगा। बेटा इस पॉइंट पे चेक करो जहां दोनों वेक्टर की टेल मीट कर रही हैं, तो यहाँ इस पॉइंट पे टेल किस किस की है, यहाँ इस पॉइंट पे टेल है आइडियल की और इस पॉइंट पे टेल है वेक्टर r की। जहां दोनों टेल मीट करेंगी वहीं पर इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल हमें मिलेगा एंड दैट एंगल इज 90 डिग्री। तो बेटा अब हम यहाँ पर बायोट-सावर्ट्स लॉ लगा सकते हैं। तो चेक करते हैं बायोट-सावर्ट्स लॉ कैसे लगेगा। dB इक्वल टू KI DL साइन 90 डिग्री अपॉन R स्क्वायर। नाउ dB इज इक्वल टू KI DL साइन 91 हो जाएगा अपॉन R स्क्वायर। नाउ अप्लाई इंटीग्रेशन विद लिमिट, अप्लाई इंटीग्रेशन विद लिमिट्स। Now dB 0 to B और यहाँ पर KI DL अपॉन R स्क्वायर। K भी कांस्टेंट है, I भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है। तो बेटा यहाँ पर KI अपॉन R स्क्वायर बाहर आ जाएगा, DL अंदर रहेगा। अब लिमिट बोलो क्या होगी लेंथ की, 0 to 2 पाई R। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पर टोटल लेंथ क्या है बेटा लूप की, दैट इज 2 पाई R। तो बेटा अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, B इक्वल टू KI अपॉन R स्क्वायर L 0 to 2 पाई R। नाउ B इक्वल टू KI अपॉन R स्क्वायर, नाउ इट इज 2 पाई R माइनस 0। नाउ इट इज KI अपॉन R इंटू 2 पाई। बेटा आप चेक कर सकते हो कि इस सर्कुलर आर्क ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया, दैट इज 360 डिग्री एंड इट इज इक्वल टू 2 पाई। तो बेटा जो सर्कुलर आर्क होगी, जो सर्कुलर लूप होगा, वो सेंटर पे एंगल बनाएगा 2 पाई रेडियन या फिर 360 डिग्री। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे, दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज KI अपॉन R इंटू एंगल made by arc at center। तो बेटा ये 2 पाई एंगल बनाया इस सर्कुलर आर्क ने सेंटर पे। तो बेटा अब यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड तो मिल चुका है मैग्नेटिक फील्ड का एट सेंटर, बट हमें यहाँ पर अभी डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है। तो बेटा डायरेक्शन के लिए हमारे पास सिंपल सा रूल है, दैट इज राइट हैंड थंब रूल, दैट इज राइट हैंड थंब रूल। तो बेटा राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो डायरेक्शन के लिए आप लिख सकते हो, फॉर डायरेक्शन वी हैव
right hand thumb rule. We have right hand thumb rule. राइट हैंड थंब रूल. तो बेटा हम राइट हैंड थंब रूल लगा के यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं. और आपके पास एक ऑप्शन और भी है, यू कैन यूज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रूल फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप. तो अगर आपको सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो आपके पास टू ऑप्शंस हैं. नंबर वन ऑप्शन क्या है, राइट हैंड थंब रूल, और नंबर टू ऑप्शन क्या है, बाय यूजिंग क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट रूल. तो आपकी चॉइस, आप किससे डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहोगे. तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेंटर पे कैसे आएगी. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेंटर पे कैसे आएगी, चेक करते हैं बेटा. नाउ वी हैव राइट हैंड थंब रूल. तो बेटा प्लेस योर राइट हैंड विद स्ट्रेच फिंगर्स एट सेंटर. प्लेस योर राइट हैंड विद स्ट्रेच फिंगर्स एट सेंटर. नाउ चेक if your fingers has rotation then it must follow direction of electric current. तो बेटा अगर आपकी फिंगर्स रोटेट हो रही हैं तो उनको डायरेक्शन ऑफ करंट को फॉलो करना चाहिए. सो योर फिंगर्स मस्ट फॉलो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो अगर आपकी फिंगर्स रोटेट हो रही हैं और वो अगर डायरेक्शन ऑफ करंट को फॉलो नहीं कर रही हैं, इसका मीनिंग क्या है, हमने यहाँ पर राइट हैंड की प्लेसमेंट इम्प्रॉपर रखी है. तो अब हम राइट हैंड की प्लेसमेंट को प्रॉपर वे से करेंगे. अब चेक करो, अब अगर आपकी फिंगर्स रोटेट होती हैं तो फिंगर्स आपकी रोटेशन में क्या करंट की डायरेक्शन को फॉलो कर रही हैं. यस, दे आर फॉलोइंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सर्कुलर लूप. तो बेटा इस टाइप से चेक करो, इस टाइप से अगर फिंगर्स आपकी रोटेट होंगी तो ये फिंगर्स आपकी इलेक्ट्रिक करंट की रोटेशन को, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को फॉलो करेंगे. अब चेक करो आपकी फिंगर्स कैसे घूम रही हैं, अलोंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अलोंग क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो अब चेक करो कि फिंगर्स की रोटेशन हमें बताएगी, फिंगर्स की रोटेशन हमें बताएगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और थंब हमें ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो आप चेक करो इस लूप के अंदर जो फिंगर्स की रोटेशन है, जो फिंगर्स की रोटेशन है वो बताएगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो बेटा चेक करो यहाँ पर फिंगर्स आपकी कैसे मूव कर रही हैं, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और थंब कैसा है, दैट इज वर्टिकली इनवर्ड. तो बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपकी वर्टिकली इनवर्ड है, जिसके लिए हम साइन कौन सा यूज करेंगे, क्रॉस साइन यहाँ यूज करेंगे. तो बेटा अब चेक करो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का हमें मैग्नीट्यूड क्या मिला है, KI/R इंटू 2 और बेटा हमें डायरेक्शन कैसे मिली यहाँ पर, दैट इज -K कैप. -K कैप का मीनिंग है बेटा कि अगर लूप आपका, अगर ये लूप आपका XY प्लेन में है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अगर इनवर्ड आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा आपकी किसके अलोंग होगी, अलोंग -K कैप. आप चेक कर सकते हो कि अगर ये सर्कुलर लूप आपका बोर्ड के प्लेन में है और बोर्ड आपका XY प्लेन में है तो लूप का प्लेन XY है, तो आपका थंब अगर XY से इनवर्ड आ रहा है तो इसका मीनिंग थंब आपका -K कैप को फॉलो कर रहा है. तो अगर थंब आएगा आउटवर्ड तो +K कैप को फॉलो करेगा, और अगर थंब आएगा इनवर्ड इन XY प्लेन तो थंब आपका -K कैप को फॉलो करेगा. इसका मीनिंग यहाँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी इनवर्ड आ रही हैं, तो इनवर्ड आएंगी तो उस केस में उनकी डायरेक्शन होगी -K कैप के अलोंग. तो बेटा अब यहाँ पर अगर हम स्केचिंग करेंगे, यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगे किसके अंदर, करंट कैरिंग कंडक्टिंग सर्कुलर लूप के अंदर, तो उनको हमें शो कैसे करना है अभी चेक करते हैं कैसे शो करेंगे उनको हम. ये हमारा कंडक्टिंग लूप है, इसमें करंट I है, करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है. तो बेटा यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आएंगी वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इस टाइप से इनवर्ड आएंगी, इस टाइप से इनवर्ड आएंगी और इस टाइप से वो लूप बनाएंगी. बेटा इस टाइप से ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस लूप बनाएंगी. तो बेटा सेंटर के आसपास लाइंस आपकी यूनिफॉर्म होंगी, लेकिन सेंटर से अवे
लाइन आपकी नॉन यूनिफॉर्म होंगी, यहां भी लाइंस आपकी नॉन यूनिफॉर्म होंगी। इट मीन्स सेंट्रल पॉइंट के आसपास लाइंस में बेंडिंग कम होगी, तो सेंट्रल पॉइंट के आसपास लाइंस आपकी यूनिफॉर्म होंगी, और सेंटर से अगर आप आगे जाओगे दोनों साइड तो लाइंस के अंदर लूप बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों साइड आपको मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस नॉन यूनिफॉर्म मिलेंगी। तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटर पॉइंट के आसपास लाइंस आपकी जब इनवर्ड ऐसे आएंगी तो यहाँ पर लाइंस आपको यूनिफॉर्म मिलेंगी, ठीक है, और सेंटर के दोनों साइड आपको लाइंस नॉन यूनिफॉर्म मिलेंगी। तो बेटा इस टाइप से हम सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टिंग लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की स्केचिंग करते हैं। तो स्केचिंग को आप नोट कर सकते हो, स्केचिंग हम कैसे करते हैं। उसके बाद अब हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएंगी जहां कंडक्टिंग सर्कुलर लूप भी लगेगा और स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वाली एप्लीकेशन भी यूज होगी। तो दोनों एप्लीकेशंस अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हम यूज करेंगे और चेक करेंगे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में मैग्नेटिक फील्ड का आंसर क्या आ रहा है। नाउ चेक न्यूमेरिकल नंबर 1। हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है, हमने उसको बेंड करके इस टाइप से यू शेप कंडक्टर में चेंज कर दिया। तो हमारे पास इनिशियल जो स्ट्रेट वायर थी उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा थी, तो हम उसको एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर की लेंथ इनफाइनाइट है। हमने उस वायर को बेंड किया और बेंड करने के बाद हमें ये शेप मिली। तो दिस इज द शेप ऑफ वायर आफ्टर बेंट इट। हमने जब इसको बेंट कर दिया तो हमें ये वाली शेप मिली बेटा। तो स्ट्रेट वायर को हमने जब बेंट किया तो स्ट्रेट वायर के अंदर हमने एक सेमी सर्कुलर आर्क बनाई, और सेमी सर्कुलर आर्क बनने के बाद हमारे पास ये शेप मिली हमारे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की। तो बेटा अब हमें क्या करना है, हमें अब यहाँ पर इस O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का आंसर फाइंड आउट करना है। तो बेटा अब ये क्लियर हो चुका है कि हमारे पास एक लॉन्ग इनफाइनाइट लेंथ वाली स्ट्रेट वायर थी जिसमें करंट I फ्लो कर रहा था, हमने उसको बेंट किया और इस U शेप में चेंज कर दिया। तो अब चेक करते हैं, यहाँ करंट I फ्लो कर रहा है और ये रेडियस आपका अगर 1 मीटर है, अगर सेमी सर्कुलर आर्क का जो रेडियस है 1 मीटर है, अगर सेमी सर्कुलर आर्क का रेडियस 1 मीटर है और करंट की वैल्यू 2 एम्पियर है, तो हमें O पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड का आंसर फाइंड आउट करना है। तो अब बेटा आप चेक करो कि यहाँ पर हमारे पास दो स्ट्रेट पोर्शन है, पोर्शन नंबर 1 एंड नाउ पोर्शन नंबर 2, और एक हमारे पास सेमी सर्कुलर पोर्शन है। नाउ वी हैव 3 पोर्शंस इन दिस फिगर, 2 portions are straight and one is semicircular। तो सबसे पहले हम नंबर 1 स्ट्रेट पोर्शन की मैग्नेटिक फील्ड O पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे, चेक करेंगे। नंबर 1 जो आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का पोर्शन है, तो इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, दैट इज 2 एम्पियर। और बेटा हमें पॉइंट कहाँ मिला है, हमें पॉइंट इसके एक एंड के पास में मिला है, तो ये पॉइंट हमारा O है। आप चेक करो, जो O पॉइंट है वो नंबर 1 स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के एक एंड के पास में है। तो अब चेक करते हैं कि यहाँ पर अगर ये वाला एंड आपका इन्फिनिटी से आ रहा है, और O पॉइंट वायर के दूसरे एंड के बिल्कुल पास में है, उसके एडजेसेंट है, तो बेटा आप चेक करो, एक एंगल आपका यहाँ 0 डिग्री हो जाएगा,
एक एंगल आपका 0 डिग्री हो जाएगा और दूसरा एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर बोलो बेटा B1 का क्या आंसर आएगा, दैट इज KI/A इंटू साइन 0 0 साइन 91 हो जाएगा। और बेटा A की वैल्यू हमें गिवन है, हमें डिस्टेंस गिवन है, दैट इज 1 मीटर। तो बेटा B1 को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, KI/1 इंटू 1। नाउ वैल्यू ऑफ K 10⁻⁻7, वैल्यू ऑफ करंट 2 एम्पियर इंटू 1। नाउ डायरेक्शन ऑफ B1, डायरेक्शन ऑफ B1 चेक करो बेटा, B1 की डायरेक्शन कैसे निकालोगे। नाउ दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट इज I कैप, दैट इज माइनस I कैप, सॉरी इट इज माइनस I कैप। चेक करो बेटा करंट कहाँ मूव कर रहा है, करंट आपका मूव कर रहा है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। नाउ डिस्टेंस हमेशा वायर से लेना है, डिस्टेंस हमेशा वायर से लेना है। तो डिस्टेंस आपका कहाँ जा रहा है, डिस्टेंस आपका जा रहा है माइनस J कैप, डिस्टेंस आपका जा रहा है बेटा माइनस J कैप। और अगर आप यहाँ लगाओगे राइट हैंड पाम रूल, तो प्लेस योर राइट हैंड विद स्ट्रेच फिंगर्स अलोंग फर्स्ट वेक्टर, दैट इज करंट। नाउ मूव योर फिंगर्स, now fold your fingers, now rotate your fingers along second vector. Now see that this is direction of मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकली आउटवर्ड, वर्टिकली आउटवर्ड। थंब आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हमें देगा, तो थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ बोलो क्या लगाऊं, इट इज प्लस K कैप। तो बेटा B1 आपका आ चुका है, दैट इज 2 × 10⁻⁻7 K कैप टेस्ला। ये B1 की वैल्यू आ चुकी है। नाउ व्हाट अबाउट B2, व्हाट अबाउट B2, बेटा B2 में चेक करो करंट कहाँ जा रहा है, प्लस I कैप। बोलो डिस्टेंस कहाँ जा रहा है, डिस्टेंस जा रहा है आपका J कैप। तो बेटा I क्रॉस J, यहाँ भी डायरेक्शन आपको प्लस K कैप मिलेगी और वैल्यू भी सेम मिलेगी। क्या रीज़न है बेटा वैल्यू सेम क्यों आएगी, क्योंकि जो O पॉइंट है वो इस नंबर 2 स्ट्रेट पोर्शन के एक एंड के पास में है और दूसरे एंड से इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे है। तो दूसरा एंड आपका कहाँ से आ रहा है, दूसरा एंड आपका इन्फिनिटी से ही आ रहा है। तो बेटा अब यहाँ पर बोलो B2 की वैल्यू क्या होगी, सेम आएगी 2 × 10⁻⁻7 K कैप टेस्ला। नाउ B3 फॉर सेमी सर्कुलर पोर्शन, B3 फॉर सेमी सर्कुलर पोर्शन। चेक करो सेमी सर्कुलर पोर्शन में करंट कैसे मूव कर रहा है, सेमी सर्कुलर पोर्शन में करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, सेमी सर्कुलर पोर्शन में करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। चेक कर सकते हो आप, करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर थंब आपका वर्टिकली आउटवर्ड आ रहा है बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो बेटा सेमी सर्कुलर आर्क में आप कौन सा रूल लगाओगे, सेमी सर्कुलर आर्क में आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे। और यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो थंब आपका वर्टिकली आउटवर्ड आएगा। तो उस केस में यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आएगी, प्लस K कैप के अलोंग आएगी। अब चेक करते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू दैट इज KI/R, angle made by arc at center O, KI/R into pi. Now value of K 10⁻⁻7, value of I 2 ampere, value of R means radius means 1 meter. Now value of pi, that is 180 degree. Now direction plus K cap, unit that is Tesla, unit हम लिखेंगे Tesla. Now total net magnetic field at center, it is B1 plus B2 plus B3। तो बेटा अब हमारे पास B1 भी आ चुका है, B2 भी आ चुका है, B3 भी आ चुका है। तो हम क्या कॉमन लेंगे इसमें से, 2 × 10⁻⁻7 हम कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 बचेगा। ब्रैकेट में 2 आएगा, उसके बाद ब्रैकेट में 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद प्लस पाई आएगा, फिर K कैप आएगा और फिर हम लगाएंगे SI यूनिट टेस्ला, फिर हम लगाएंगे SI यूनिट टेस्ला। तो बेटा आपके सामने है नेट मैग्नेटिक फील्ड का आंसर 2 × 10⁻⁻7, 2 × 10⁻⁻7 इन ब्रैकेट 2 + पाई K कैप
टेक्सलर। तो बेटा इस टाइप से हम कॉम्बिनेशन में न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। यहाँ 2 स्ट्रेट पोर्शन थे और एक आपका सेमी सर्कुलर पोर्शन था। तीनों की मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल चुकी है, तीनों को हमने ऐड कर दिया है।